नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हम हैं लाउड बोलेंगे। आज रविवार है, दिन के 11 बजे हैं। बिहार चुनाव हो गए। आप सबको भी बिहार चुनावों के ऊपर बहुत भरोसा है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन कल मैं दिन भर टीवी चैनलों पे था। वहाँ के जो संवाददाता हैं, वहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं, उत्साहित सब बहुत थे। लेकिन सबका कहना था कि ये वो रिज़ल्ट नहीं है जो हमने कल्पना की थी। हमें ये तो पता था कि एनडीए का एज है। से जो जीत-हार होगी वो 15 से 20 या 25 सीटों की होगी। लेकिन 202 सीटें, ये उनको भी हज़म नहीं हो रहा था, ये हमको भी हज़म नहीं हो रहा है। लेकिन जनता का फैसला है, मशीनों से निकला है और चुनाव आयोग ने सबकी पुष्टि कर दी है। और ये भी कमाल की चीज़ है कि 100 101 101 सीटों के ऊपर लड़ी नीतीश कुमार जी की पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी। मैं उनकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों अलग-अलग एंटिटी अभी तक हैं। गठबंधन है उनका, जेडीयू का और अ, बीजेपी का। उसमें 3 दल और हैं, 5 दल हैं। चिराग पासवान है उसमें, हम हैं उसमें। तो इन पाँचों के को मिलाकर के एनडीए बनता है और एनडीए का अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी तक साफ रूप में ये नहीं तय हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और 243 सीटों में 102 अ, 121 और 122 243 सीटें लगभग जिनके ऊपर चुनाव हुआ, उनमें 100 से 101 सीट बीजेपी लड़ी, 101 सीट नीतीश जी की पार्टी लड़ी और दोनों लगभग एक बीजेपी 89 पे पहुंची, 89 पे, एक कम 90 और नीतीश जी 85 सीट पर पहुंचे। अगर अभी तक चुनाव परिणाम इसको और चुनाव कमीशन इसको और संशोधित नहीं करता है तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव कमीशन ने अभी तक ये साफ आंकड़ा नहीं दिया है कि चुनाव में कितने लोगों ने वोट डाले। पर एक मजे की चीज है कि 80 लाख लोगों ने वोट डाले बिहार के चुनाव में। और ये भी संयोग है कि 80 लाख वोट ही महाराष्ट्र में पड़े। विनोद तावड़े, जिन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को संचालित किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वही बिहार में चुनाव इंचार्ज थे और वो पिछले 3 महीने 4 महीने से लगातार चुपचाप खामोशी के साथ काम कर रहे थे और यहाँ पर भी दोनों जगह 80-80 लाख लोगों ने वोट डाले। ये कमाल की चीज है। विनोद तावड़े जी का क्या रोल रहा है? मैं विनोद तावड़े जी को सबसे प्रमुख शिल्पी मानता हूँ चुनाव प्रक्रिया का। पर जब हमने बातचीत की कि उन संवाददाताओं से जो बिहार के रहने वाले हैं और उन संवाददाताओं से भी जो बिहार से बाहर के गए हैं, तो सबने गणना से पूर्व कहा कि हमें बिल्कुल ये लगता है कि बहुत नजदीकी संघर्ष है आरजेडी महागठबंधन और एनडीए के भीतर, लेकिन एनडीए का थोड़ा एज है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, उस स्थिति में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, पर बड़ा हिस्सा ये कह रहा था कि एनडीए का ही मुख्यमंत्री बनेगा और सब नीतीश जी का नाम ले रहे थे। लेकिन संयोग की बात है कि नीतीश जी के नाम की घोषणा करने में श्री अमित शाह और श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत देर हो रही है, बहुत देर उन्होंने की है। इससे ये शक गहराया है कि कहीं बालों के ऊपर लकीर खींची है पाले की, कि ये नहीं चाहते हैं कि या उनके भीतर बहुत संघर्ष चल रहा है कि क्या नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएँ, क्योंकि नीतीश जी के पास कोई चारा नहीं है। जिस तरह के परिणाम आए हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ते भी हैं, तो भी वो मुख्यमंत्री नहीं बने रह पाएँगे क्योंकि विपक्ष के पास, यानी महागठबंधन के पास इतनी सीटें नहीं हैं कि वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना सके। और अगर एक-एक सीट, एक-एक वोट भी जो महागठबंधन के साथ है वो विधायकों का चला जाए, तब नीतीश मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पर उसमें फिर 2 दलों 2 सीटों वाले, 5 सीटों वाले जो
छोटे दल हैं वो अ, उनको डिक्टेट करने लगेंगे, उनके ऊपर उनको परेशान कर देंगे, इसलिए नीतीश जी ये फैसला कभी नहीं ले। मैं कल दिन भर टेलीविज़न चैनलों पे था। कल का मतलब जिस दिन अ, चुनाव की घोषणा हुई 14 तारीख को। मैं आज 16 तारीख है, मैं आज 15 समझ रहा था। मैं 14 तारीख को दिन भर टेलीविज़न चैनलों पे था और उन टेलीविज़न चैनलों में जहाँ जिस आखिरी टेलीविज़न चैनल पे मैं था, वो टीवी 18 मुकेश अंबानी जी का चैनल है। मुझे बहुत आग्रह के साथ उन्होंने बुलाया और मैं गया कि मैं जाऊँगा। जब उसके ऊपर बातचीत हो रही थी, तो विपक्ष के बड़े-बड़े नेता थे, तारिक अनवर थे। उसमें अ, उसमें अनुराग भदौरिया थे और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि बीजेपी की तरफ से पुराने मंत्री थे, शहनवाज़ हुसैन। बड़े संयत वातावरण में बातचीत हुई, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। जब मैं चलने लगा तो मेरे पास खबर आई कि आरजेडी ने यानी तेजस्वी यादव ने इन चुनाव परिणामों को अस्वीकार कर दिया है। मैंने अमीश देवगन एंकर कर रहे थे प्रोग्राम को। मैंने अमीश देवगन से कहा कि मुझे आखिर में बोलने के लिए 1 मिनट देना। वो उन्होंने 1 मिनट नहीं दिया, लेकिन जब मैं चलने लगा, तो मैंने एक बड़े सेफोलॉजिस्ट के सामने उनसे कहा कि मेरे पास ये खबर आई है कि आरजेडी ने इन परिणामों को अस्वीकार कर दिया है और आरजेडी सामूहिक इस्तीफा देने की योजना बना रही है विधानसभा से। उनको ये इतनी महत्वपूर्ण खबर नहीं लगी, लेकिन मुझे ये खबर महत्वपूर्ण लगी और मैं इस खबर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या ये चुनाव परिणाम चुनाव सुधारों पर देश में नई बहस शुरू करेंगे? जो अभी बिहार के चुनाव हुए हैं, कई सवाल मेरे दिमाग में आए हैं, जो मैंने कई लोगों से बातचीत भी की, कई लोगों के सलाहें भी देखी। उनको देख के ये सवाल मेरे दिमाग में है कि बिहार के ये चुनाव, क्या चुनाव सुधारों पर देश में एक नई बहस की शुरुआत कर पाएँगे? और अगर महागठबंधन के सभी विधायक, यानी कांग्रेस के विधायक और तेजस्वी यादव के विधायक, अगर वो विधानसभा से इस्तीफा देंगे, तो उनकी घोषणा क्या होगी? क्या उनके इस्तीफे ये घोषणा करेंगे कि हम उस लोकतंत्र में भाग नहीं लेंगे, जहाँ चुनाव परिणाम मतपत्र से नहीं, सिस्टम तय करता है? मैं तो अगर इस्तीफे हुए तो इसका यही घोषणा का एक हिस्सा मानता हूँ कि ये लोगों को बताएगा कि हम उस लोकतंत्र में भाग नहीं लेंगे जहाँ चुनाव परिणाम मतपत्र नहीं, सिस्टम तय करता है। बिहार देश की राजनीति का इस समय ग्राउंड ज़ीरो बन गया है। यहाँ उठने वाली बात या चिंगारी या तो लोकतंत्र को राख करेगी या उसे नया जन्म देगी। और ये बिहार वही है जहाँ 74 में लोकनायक जयप्रकाश ने आंदोलन शुरू किया था, जिसने सारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक चिंगारी पैदा कर दी थी। इसलिए ये बहुत कमाल की चीज़ है कि क्या विपक्ष ये भी कहना चाहेगा कि जहाँ चुनाव जनता का नहीं मशीन का हो, वहाँ विपक्ष उसमें भविष्य में हिस्सा नहीं लेगा? अगर इस्तीफे होते हैं तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा। क्या बिहार अब राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं रहेगा?
क्या बिहार 1974 की तरह 2025 में फिर एक नए आंदोलन की शुरुआत कर सकता है? अगर विधानसभा में सामूहिक इस्तीफे होते हैं तो ये लोकतंत्र के खिलाफ पहला संस्थागत प्रतिरोध होगा। अगर इस्तीफे होते हैं तो मैं ये बात आपसे साफ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खबर का विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं खबर की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। पुष्टि तो आपको 2 दिन 3 दिन में हो जाएगी। वोट चोरी के आरोप के पक्ष में पहला वैधानिक राजनीतिक प्रतिरोध, क्या महागठबंधन के लोग जो देश में लगाते रहे हैं वोट चोरी का आरोप, उसके पक्ष में कोई राजनीतिक सक्रिय विरोध दर्ज करा पाएँगे या लोगों को भरोसा दिला पाएँगे? क्योंकि लोग वोट चोरी को अ, बहुत ज़्यादा असरदार नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने तो वोट दिया। लेकिन सवाल ये है कि अब सवाल ये है, मैंने अपने प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि वोट चोरी वो होती है कि आप जिसको वोट दें, उसकी न जगह किसी और को पड़ जाए। तो बिहार में अगर लोग ये कहेंगे कि हमने जिसको वोट दिया है वही जीता है, और कहें कि हमने वोट दिया है वो हार गया है, जिसको दिया है, तो फिर वोट चोरी का आरोप अ, अपने आप साबित होता है। लेकिन अब तक मज़े की बात ये है कि कहीं पर भी बिहार में 25 लोगों ने भी मिलकर के ये आरोप नहीं लगाया है कि हमारा वोट चोरी हुआ है। उन लोगों ने ये भी नहीं कहा किसी पोल के ऊपर कि हमारा पुनर्मतदान कराया जाए। ये बिहार के चुनाव की खास चीज़ है। कुछ-कुछ अ, मतदान केंद्रों पर छोटी-मोटी झड़प हुई है, लेकिन कहीं ऐसी नहीं हुई है कि जिसकी वजह से वहाँ मतदान बंद कर दिया जाए। और न किसी ने ये कहा है कि यहाँ रीपोलिंग कराई जाए। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इसमें बहुत किसी ने आवाज़ उठाई नहीं। तो ये मतदान की वोट चोरी के खिलाफ एक सशक्त तर्क है। और क्या इस चीज़ को जनता गठबंधन की हताशा तो नहीं मानेगी इस्तीफ़ा देने को? और क्या जनता की आवाज़ ये इस्तीफ़े बन पाएँगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप अगर उठाते हैं, तो जनता अगर आपकी बात नहीं समझती है, तो आप फिर जनता के ऊपर आरोप मढ़ देते हैं कि जनता में ही समझदारी नहीं है। अगर जनता में समझदारी नहीं है, तो आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? आप चुनाव लड़ते हैं इसीलिए ताकि आपको ये पता है कि जनता में समझदारी है। जनता को कहा जाता है कि वहाँ पे प्रलोभन दिए जाते हैं। ठीक है, प्रलोभन तो शुरू से चुनाव में दिए जाते हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जैसे बिहार का चुनाव हुआ और जहाँ पर पलायन, बेरोज़गारी जैसे सवाल थे, इन सवालों को नकार करके अगर लोगों ने विकास को या या भविष्य की जो योजनाएँ हैं, या 10,000 रुपए हैं, या नौजवानों को जो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम आपको नौकरियाँ देंगे, तो आप उनकी बात को लोगों ने माना, एनडीए की बात को, महागठबंधन की बात को नहीं माना। तो इसको भी समझ करके महागठबंधन को अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी कि जनता उन्हें उनकी हताशा मानेगी उनके इस कदम को, या इससे अपनी आवाज़ मानेगी। और फिर क्या ये लड़ाई जो 2025 में शुरू होगी 1974 की तरह से अगर हुई तो क्या ये 2029 तक जा पाएगी? 2027 तक जा पाएगी? हमारी खबर के हिसाब से ये संभव है कि इस आंदोलन में जो नेता शामिल होते हैं, जैसे तेजस्वी जी शामिल होते हैं या राहुल गांधी जी शामिल होते हैं, ये सब बड़े नेता हैं। क्या नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनती है, या भारतीय जनता पार्टी नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाती है, या दिल्ली से किसी अनजान चेहरे को भेजती है, जैसे उसने मध्य प्रदेश में भेजा और राजस्थान में भेजा। अगर किसी अनजान चेहरे को भेजती है, तो क्या वो इन लोगों को जेल में डाल देंगे?
जो नया मुख्यमंत्री है, अगर ये मान के कि आप जनता के दिए हुए फैसले के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप देशद्रोह कर रहे हैं। और ये अगर ये जेल में जाएँगे, तो कितने दिनों तक जनता इनका साथ देगी? ये आज़ादी का आंदोलन नहीं है। जहाँ गांधी जी का आंदोलन चलता था और बीच के समय गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम दे देते थे, जिसमें लोग शामिल रहते थे। तो ये जो जिसकी बात महागठबंधन कर रहा है या तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उन्होंने 14 को शाम को कहा करीब 7:30 बजे कि हम इसको खारिज करते हैं और हम इस्तीफा देंगे। पर अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा आई नहीं है। हो सकता है 2 दिन 3 दिन में आ जाए। इसीलिए हम उस खबर का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार के जितने पत्रकार हैं, उन पत्रकारों में से अधिकांश का ये कहना है कि हमने ज़मीन पर वो नहीं देखा जो परिणाम मशीनों से खोला। पत्रकारों के सोचने की भी चीज़ है कि क्या आपके नब्ज़ जनता के ऊपर से हट गई हैं? और हम शुरू से प्रोग्राम करते हुए बार-बार कह रहे थे, टेलीविज़न पे भी कह रहे थे, अपने प्रोग्राम में भी कह रहे थे, दूसरों के प्रोग्राम में भी कह रहे थे कि ये हम पत्रकारों के लिए भी सोचने की चीज़ है कि हम जो आज कह रहे हैं, अगर वो 14 तारीख को परिणामों में नहीं परिवर्तित हुआ या उसके आस-पास भी नहीं हुआ, तो हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हम जनता से कितने दूर हैं। हम जनता के मन को नहीं भाँप पाते हैं। पर ये भी सही है कि आज तक जनता के मन को कोई भाँप नहीं पाया। कुछ समय, एक तो इंदिरा जी के समय अ, जब उनकी इंदिरा जी की हत्या हुई और राजीव गांधी सत्ता में आए थे, तब भी लोगों ने नहीं भाँप पाया था कि 414 सीटें जीत के वो आएँगे। अ, जब इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का 1971 में और तब जो चुनाव हुए थे, उसके बाद भी ये नहीं पता कि लोगों को पता था कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी से इंदिरा जी आएँगी दोबारा पावर में। अटल जी के बारे में भी लोगों ने ये नहीं भाँपा था कि वो 3 बार थोड़े-थोड़े वोटों से जीत करके और 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 89 में वीपी सिंह चुनाव जीतेंगे, इसके बारे में उनके खुद के बारे में तो किसी को संदेह नहीं था। लेकिन जनता दल चुनाव जीतेगा बड़े पैमाने पर राजीव गांधी को हरा करके, ये किसी को भरोसा नहीं था। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जनता की बात, जनता का मन कोई पढ़ नहीं पाया। गुजरात में भी पिछली बार राजीव गांधी की समझदारी की वजह से और उनके सही फैसले न लेने की वजह से गुजरात में उनकी सरकार बनते-बनते रहेगी। उसी तरीके से अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो उनका फैसला था, जिस तरह से उन्होंने इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को निकाला, सिर्फ़ इसलिए कि कमलनाथ उनको नहीं चाहते थे अपने यहाँ पर और वो 2-2 पद एक साथ लिए बैठे थे। तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के ना कुछ कहने मतलब कि अहंकार की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया सिंधिया गए और आपकी सरकार चली गई। उनके साथ 16-17 विधायक गए, उन्हीं की वजह से आपकी सरकार बनी थी और आपने सोचा कि उनमें से कोई नहीं जाएगा, सब सिंधिया के साथ चले गए और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार बन गई। ये ये बताता है कि किस तरीके से गलत फैसले कांग्रेस लेती है। उसी तरीके से इस चुनाव में भी राहुल गांधी की अनुपस्थिति, उसने चुनाव के ऊपर बहुत बुरा असर डाला। मैं अभी पहले की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इनको भी जानना चाहिए कि राहुल गांधी जब यहाँ चुनाव हो रहा था, उस समय आप विदेश में थे। क्यों विदेश में थे? उसका कोई लॉजिक नहीं है। जब बिहार चुनाव इतना महत्वपूर्ण था कि अगर म महागठबंधन जीतता तो देश पे एक असर होता और अगर एनडीए जीतता जो जीत गया तो देश पे दूसरी तरह का असर हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 तारीख को जो विजय का भाषण दिया, उसमें उन्होंने बहुत साफ कहा। उन्होंने कहा कि हमने बिहार की जनता के हर वर्ग ने हमको समर्थन दिया है और अब यहाँ से हम बंगाल जाएँगे। तो बंगाली नहीं, वो हर जगह की बात कर रहे थे, जितनी जगह चुनाव होने वाले हैं, सब जगह वो कह रहे हैं जिसमें असम भी शामिल है, कि हम वहाँ दोबारा जीतेंगे। और
उनके कहने का मतलब ये है कि जिस तकनीक से या जिस तरह की रणनीति से हमने बिहार जीता है, उसी तरीके से बाकी जगह भी जनता को हम अपने साथ लेंगे। अब ये विपक्ष कह रहा है कि इसका मतलब है कि आगे जितने चुनाव होंगे, अगर मशीन उसका फैसला करती है, तो हम तो कहीं जीतेंगे ही नहीं। तो अगर आपको ये लगता है, तो आप ट्विटर और एक्स से निकल कर के जनता को ये बात समझाइए। जनता में तो आपको आप मीटिंग करते नहीं हैं, जनता को तो समझाते नहीं हैं। आपके तर्क क्या हैं, सच्चाई क्या है? और आप सत्ता पक्ष के ऊपर या प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन के ज्ञानेश जी जो चुनाव आयुक्त हैं, वो आपको सारी मदद कर रहे हैं। पर ये अलग ये कमाल की चीज़ है कि 80 लाख वोट बिहार में बढ़े और 80 लाख वोट ही महाराष्ट्र में बने। अब ये कहना अलग चीज़ है, लेकिन इसको साबित कीजिए कि एग्ज़ैक्ट जिस तरीके से महाराष्ट्र में वोट बढ़े, तो महाराष्ट्र में वो बढ़े हुए वोट किसको पड़े? और अगर बिहार में वोट बढ़े 80 लाख पड़े, तो 80 लाख लोग आए कहाँ से? महाराष्ट्र में भी कहीं बड़ी लाइनें नहीं दिखाई दे रही थी, बिहार में भी नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन लोग तो थे, तभी तो उन्होंने मशीन का बटन दबाया। आप साबित ही नहीं कर पाएँगे कि आपके लोग नहीं थे, कोई और लोग थे जिन्होंने ये वोट डाल दिया। आप ये आरोप लगा सकते हैं कि आखिरी घंटे में ये सारे खेल हुए और निश्चित म म मत म मतदान केंद्रों के ऊपर लोगों ने बटन दबाए। तो वो आपके लोग वहाँ क्या कर रहे थे? इसका मतलब आपका कोई सिस्टम ही नहीं था, आपके जो लोग थे वो बिकने वाले लोग थे। अगर उनको पैसा दे कर के सत्तारूढ़ दल ने खामोश कर दिया, तो आपके पास इतने लॉयल कार्यकर्ता क्यों नहीं हैं जितने भारतीय जनता पार्टी के पास हैं या नीतीश जी के पास हैं? वो तो नहीं बिके कहीं पर, आप ही के लोग क्यों बिक गए? अगर आप कहते हैं कि हमारे लोगों का मुँह बंद कर दिया, तो ये जो वोट पड़े और इस सारे वोट में जो महाराष्ट्र और बिहार का पैटर्न एक है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है ये। अ, कि जितने लोगों ने प्रेडिक्शन दिया, वो भी 160 से आगे नहीं पहुँच पाए। 160 नहीं, एक सबसे ज़्यादा तो अमित शाह जी थे जिन्होंने कहा कि हम 160 वोटों से जीत रहे हैं। पर वो भी अपने को 202 नहीं कह पाए और खुद उनकी अपनी सीटें 89 पे जाके रुक गईं। लेकिन 101 में 89 सीटें जीतना अपने आप में करिश्मा है। नीतीश जी की 85 हैं, वो भी करिश्मा है। ये सही है कि नीतीश जी को बहुत सारे वोट मिले, पर जिस तरह का परिणाम आया है, ये अगर परिणाम आरजेडी कहती है गलत है, तो उसे साबित करना पड़ेगा। और अगर नहीं साबित करेंगे, तो ये मान लिया जाएगा कि ये लोग एकदम खामोखा का शोर उठाते हैं कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। और लोग जब आते हैं भेड़िए को देखने के लिए, तो पता चलता है कुछ है ही नहीं। एक आपका वहम था जिसको लेकर के आपने लोगों के मन में भ्रम फैला दिया। यही वैचारिक या परसेप्शन की लड़ाई इस समय एनडीए और महागठबंधन में है, और ये लड़ाई आगे हर जगह होगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है। अभी असम का चुनाव है। तो ये इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो जो स्थिति है, वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लोकतंत्र के लिए। और कोई भी कदम अगर आरजेडी उठाती है, उसे बहुत सोच समझ के उठाना पड़ेगा, नहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब आरजेडी में लालू जी के परिवार में ही एका नहीं था। तेजस्वी आपको कुछ कह रहे थे, तेज प्रताप उनको कुछ कह रहे थे। आज कल शनिवार को रोहिणी आचार्य ने कहा कि मैं अपने परिवार से भी संन्यास लेती हूँ, दूर हटती हूँ और राजनीति से भी दूर हटती हूँ, क्योंकि मुझे पार्टी के ही 2 लोगों ने कहा है, जिनका नाम पार्टी में किसी ने लिया, संजय यादव, उनका नाम रोहिणी जी ने ले लिया। अगर ले लिया तो उनके ऊपर पार्टी में फैसला अपने भाई से फैसला कराइए। एक आदमी की इज्जत क्यों खराब करती हैं? उसने संजय यादव ने, जो लोग कहते हैं कि उन्होंने ही नीतीश को पिछली बार यहाँ तक पहुँचाया, माफ़ कीजिएगा, नीतीश के मुकाबले तेजस्वी को। अब तेजस्वी अगर हार गए हैं तो कुछ उनकी अपनी भी गलतियाँ होंगी। उन्होंने भी अपने को अकेले ही प्रोजेक्ट किया। तेजस्वी प्रण महागठबंधन का प्रण नहीं था वो। हर जगह तेजस्वी की फ़ोटो, उन्होंने सब लोगों को साथ लेके चलते, वो साथ लेके नहीं चले, वो अकेले ही हर जगह चले, उनको लगा कि वो महाबली हैं और फैंटम की तरह से सबको मारते-काटते अकेले
बड़े दिखाई देंगे। पर दूसरी तरफ महागठबंधन के बिल्कुल विपरीत एनडीए के लोग, सारे लोग चुनाव में थे। चाहे उनके मुख्यमंत्री हों, चाहे उनके छोटे कार्यकर्ता हों, छोटी-सी छोटी जगहों पर थे। और महागठबंधन का जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था कि आपके पास अपने घर से वोट निकालने का कोई सिस्टम नहीं था कि लोगों को घरों से निकाल करके पोलिंग बूथ तक ले जाए। बीजेपी 24 घंटे राजनीति करती है और आज ही मैंने फ़ोटो देखा है कि लोग कलकत्ता पहुँच गए हैं और कलकत्ता चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है उन्होंने और उनको लगता है कि इस बार कलकत्ता में वो कांग्रेस को और वामपंथी दलों के साथ-साथ वो ममता बनर्जी को भी हाशिए के ऊपर ला देंगे या सत्ता से हटा देंगे। उसकी कोशिश शुरू कर दी, हो या ना हो। लेकिन दूसरी तरफ लोग छुट्टी के मूड में हैं, लोग अपना दुःख गम गलत कर रहे हैं, लोग बयानबाज़ी दे रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो बयान है, ये एक अहमकाना बयान है, जो नहीं देना चाहिए। अब आपस में ही अगर आप में समन्वय नहीं है, तो आप चुनाव क्या लड़ेंगे? पर मैंने आज का विश्लेषण इस आधार पे रखा कि अगर आरजेडी अगर तेजस्वी यादव महागठबंधन के सभी लोगों का इस्तीफा विधानसभा से करवाते हैं, तो इसके क्या-क्या मतलब निकाले जाएँगे और अगर इसको तेजस्वी साबित नहीं कर पाए, तो उनका पूरा आंदोलन उनके अपनी राख में बदल जाएगा। नहीं तो लोकतंत्र को ये राख करेगा, तो जिसमें से या तो लोकतंत्र समाप्त होगा या कोई नई चीज़ निकलेगी जिसको एनडीए भी निकाल सकता है और महागठबंधन से जुड़े हुए लोग भी निकाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 27 में आने वाला है। ये अहंकार कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ये इसके लिए अखिलेश यादव को भी बहुत सोचना पड़ेगा कि बिहार में जो हुआ है वो अगर उनको उत्तर प्रदेश में बचाना है, तो वो कैसे बचाएँ? आज रविवार को आपके सामने मैंने ये सारे सवाल रखे। इन सवालों के उत्तर आप भी तलाशिए। मेरे पास इनके उत्तर नहीं है। मैंने एक छोटा-सा विश्लेषण दिया आपको। अगर आप सहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर नहीं सहमत हैं, तब भी बताइए। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।